गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है क्लास 12th। राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में कॉमन टॉपिक है ये, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए टॉपिक है वो इक्वली आपको समझाया जाएगा। दोनों मीडियम के अंदर यहाँ आपको दिख रहा है कि दोनों तरह के जो टर्म्स हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। जो कुछ टर्म्स हैं वो कॉमन है, जिनको हिंदी और अंग्रेजी में एक ही नाम बोला गया तो उसको फिर भी लिखा गया उनके स्पेलिंग के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। इससे पहले हमने नर जनन तंत्र समझा, नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर समझी, वर्षण, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, उनके स्ट्रक्चर को समझा, उनके फंक्शन को समझा, किस प्रकार वो आपस में कोऑर्डिनेट करके मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या नर जननांग को बनाते हैं। और हमने उसके बाद युग्मक निर्माण की प्रक्रिया समझी गैमेटोजेनेसिस के द्वारा, और फिर हमने मैच्योर स्पर्म किस प्रकार से बनता है, शुक्राणु पूर्व से एक परिपक्व शुक्राणु किस प्रकार से बनता है, या स्पर्मेटिड सेल से एक स्पर्म सेल किस प्रकार से बनती है, वो हमने समझी। उसका पूरे का डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक हमने समझे। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। आज हम इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो समझेंगे, इसके ऑर्गन जो होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और उनके अंदर उनके फंक्शन किस प्रकार से अप्लाई होते हैं, उनका काम क्या है उनका। मैंने एक वीडियो बीच में डाली थी कि जननांग जो होते हैं परिवर्तित किस प्रकार से होते हैं, एक भ्रूण के अंदर कैसे पता चलता है कि नर जननांग विकसित होंगे या मादा जननांग विकसित होंगे। तो मैंने बताया भी था कि उसके अंदर XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले विशेष जीन जो होते हैं वो उन जननांगों के परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। तो उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो भी देख सकते हो। उसके अंदर TFM जीन पाया जाता है जो जननांगों के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। तो भ्रूण जो होता है वो 2 प्रकार की ट्यूब्यूल, जब 7 माह का भ्रूण हो जाता है तो उसमें 2 तरह की नलिकाएं बनती हैं, एक को वुल्फियन ट्यूब्यूल बोलते हैं और एक को मुलेरियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। यदि नर प्राणी का विकास होना होगा तो वुल्फियन ट्यूब्यूल जो होती है वो अपने आप को नर जननांगों से संबंधित संरचनाओं को विकसित करती है, और मुलेरियन ट्यूब्यूल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अब यदि उसके अंदर क्रोमोसोम यदि XX प्रकार के आ रहे हैं तो वो जीन जो कहते हैं क्या करते हैं, उन जीन के बेस पे मुलेरियन ट्यूब्यूल जो होती है वो अपने अंगों को विकसित करती है, और वुल्फियन ट्यूब्यूल वहाँ से डीजनरेट हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। तो उससे फिर मादा जननांगों का और उससे संबंधित अंगों का विकास होता है। तो ये पूरी जो संरचना है उसमें अंडाशय को छोड़कर ये पूरी संरचना मुलेरियन ट्यूब्यूल का रूपांतरण है। अंडाशय जननांग होते हैं जो भी हार्मोन्स के द्वारा अपने आप को वहाँ पर विकसित होते हैं। तो ये किसका रूपांतरण है, मुलेरियन ट्यूब्यूल, मुलेरियन ट्यूब्यूल या मुलेरियन नलिका भ्रूण के अंदर पाई जाती है। ये भ्रूण जो विकसित हो रहा है तो मुलेरियन ट्यूब का रूपांतरण है, और मेल में अंग जो विकसित होते हैं वो वुल्फियन ट्यूब्यूल के रूपांतरण है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें किसके रूपांतरण है। तो पूरा अगर प्रोसेस समझना है तो उसके लिए अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जननांगों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो उसके लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम समझते हैं मादा जननांग या मादा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्लास 12th का टॉपिक है। तो मादा जननांग का मुख्य जननांग जो होता है वो अंडाशय होता है। जिस प्रकार से नर जननांग में टेस्टिस या वर्षण पाए जाते हैं, ये क्या है, इसका मुख्य जननांग है या मुख्य चीफ सेक्स ऑर्गन है, मुख्य जननांग है, या इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मुख्य लिंग जो होता है अंग पाया जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो अंडाशय है इसका जो है वो मिजो ओवेरियम या मिजेंट्रीन आंतरयोजनी के द्वारा ये देह भित्ति के साथ क्या रहती है, ये शरीर में देहगुहा के अंदर पाई जाती हैं। वर्षण जो होते हैं वो देहगुहा से बाहर रहते हैं, जबकि अंडाशय जो होते हैं वो देहगुहा के अंदर ही पाए जाते हैं, और उसको जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है आंतरयोजनी, इसको मिजो ओवेरियम बोलते हैं। और मिजो ओवेरियम के द्वारा ये अंडाशय देह भित्ति के साथ जुड़े रहते हैं, और उसी अंडाशय के साथ जुड़ने वाली नलिकाएं जो मुलेरियन नलिका का रूपांतरण होता है वो उससे जोड़े रखता है। तो यहाँ पर अंडाशय को साथ जोड़ने वाली संरचना जो होती है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। उसे क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी बोलते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग जो होगा वो इनफंडिबुलम, दूसरा भाग जो होगा एम्पुला, और तीसरा भाग जो होगा उसे हम बोलेंगे इस्थमस। और तीनों को मुख्य रूप से हम बोलते हैं
फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। इस फेलोपियन ट्यूब के आगे का सिरा जो होता है वो उंगली के समान अंडाशय के ऊपर जकड़े रखता है, वो अंडाशय के ऊपर पाया जाता है, ओवरी के ऊपर अपने आप को जैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये उंगली के समान संरचनाएं जो होती है वो उसे अंडाशय को घेरे रखती है। इस घेरने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिम्बरई या झालर। ये उंगली के समान संरचना होती है, अंडाशय इसके अंदर पाया जाता है। तो अंडाशय से जैसे ही ओवम निकलता है, अंडाशय क्या बनाएगा? ओवम, ये अंड का निर्माण करेगा, अंडे का निर्माण करेगा। जैसे ही अंडे को मैच्योर करेगा तो उससे अंडाशय से बाहर निकलेगा, तो उंगली के समान जो प्रवर्ध होंगे वो क्या करेंगे? इसको कैच करके कहाँ डाल देंगे? फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, अंडवाहिनी में डाल देंगे। और अंडवाहिनी में ही क्या होता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। तो अंडा जो होगा वो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर गति करेगा। गति करने के लिए पूरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं। रोम के समान संरचना होती है, बाल के समान छोटे छोटे ये सीलिया होंगे जिसको पक्षमाप बोलेंगे। वो क्या करेंगे? अंडे को आगे गति करेंगे और गति करने में सहायता करेंगे। तो अंडा इनके ऊपर लुढ़कता हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला तक आएगा और एम्पुला वाले भाग में क्या होगा? वहाँ पर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो 3 भाग होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस जो है वो अंतिम रूप से एक कैविटी, एक गुहा लाइक संरचना में, गुहा जैसी संरचना में यहाँ पर क्या होती है? वो जुड़ी रहती है और इस गुहा को हम बोलते हैं गर्भाशय या यूटेरस। इस गर्भाशय की 3 स्तर होती है। बाहरी स्तर को हम बोलते हैं पेरीमाइट्रियम, बीच वाली स्तर को हम बोलते हैं मायोमाइट्रियम और अंदर की स्तर को हम बोलते हैं एंडोमाइट्रियम। पेरीमाइट्रियम जो उसको बाहर से प्रोटेक्शन देती है। मायोमाइट्रियम जो होती है वो मस्कुलर होती है, उसमें मसल्स पाई जाती है, मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। ये मसल्स जो होती है वो उसे मजबूती प्रदान करती है। और एंडोमाइट्रियम जो होती है वास्कुलर होती है, संवहनी होती है। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई दी जाती है, उसके द्वारा ही उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ये एंडोमाइट्रियम जो होती है वो लगातार टेम्परेरी होती है और ये अपने आप को डीजनरेट करती रहती है, बार बार नष्ट होती रहती है। क्यों नष्ट होती है, किस प्रकार से नष्ट होती है, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र पढ़ेंगे उसके अंदर। आज अभी तक इतना समझ लेते हैं कि इसके अंदर 3 मुख्य स्तर पाई जाती है और तीनों स्तर जो होती है वो इस यूटेरस को मजबूती प्रदान करती है। क्योंकि अंत में जब निषेचन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो निषेचन के बाद जो भ्रूण है, जो जाइगोट है, वो क्या होता है? यहाँ पर यूटेरस में आकर स्थापित होता है। तो यूटेरस या गर्भाशय जो होता है वहाँ पर जाइगोट को डेवलप कर एम्ब्रियो में बदला जाता है और एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट जो होती है वो यूटेरस में होती है। लेकिन निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। वो निषेचन के बाद निषेचित जो होगा, वो जाइगोट जो होगा वो गति करते करते 6 या 7 दिनों के अंदर यहाँ पर यूटेरस में पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम इसकी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। यहाँ से यूटेरस या गर्भाशय के आगे की स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स, या इसको गर्भाशय नाल बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, गर्भाशय नाल बोलते हैं। और उसके बाद का पार्ट कहलाता है विजाइना। तो विजाइना जो होती है वो शरीर से बाहर है, वो खुल जाती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसकी हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझी। ये जो फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम उसको सामने से देखें तो ऐसे दिखेगा। यदि इस डायग्राम को मैं ऐसे कर दूं, इस डायग्राम को मैं ऐसे घुमा दूं, तो हमें ये डायग्राम यहाँ ऐसे दिखाई देगा। इस डायग्राम को मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब यदि इसको मैं ऐसे करके देखूँ तो अंडाशय हमें यहाँ दिखाई देगा। तो अंडाशय वाला सिरा यहाँ आ गया, तो ये अंडाशय है। फिर फेलोपियन ट्यूब है, इसको ऐसे करके ऐसे देखें तो ये फेलोपियन ट्यूब आ जाएगी। तो ये फेलोपियन ट्यूब आ जाएगी। फिर ये क्या आ गया? यूटेरस। यूटेरस के साथ ही पीछे की तरफ, यूटेरस के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? रेक्टम पाया जाता है। रेक्टम जो आहार नाल का पार्ट है, जो आहार नाल से जुड़ा होता है, आंत के भाग से जुड़ा होगा। और रेक्टम की जो ओपनिंग है वो एनस के द्वारा वो शरीर से बाहर खुलता है। ये है यूटेरस। यूटेरस जो है वो फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई है। इसके जो यूटेरस के पीछे यहाँ पर क्या होगा?
रेक्टम होगा, और रेक्टम ये रेड कैडी दिखाई दे रही है आपको। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको ये फ्रंट से है और फ्रंट से इसको साइड दिखाई, तो इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी। यहाँ पर ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर ये सर्विक्स ओपनिंग है, ये सर्विक्स आ गया और ये विजाइनल ओपनिंग इससे बाहर निकल गई। और इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर मूत्राशय बोलते हैं उसको, जिसके अंदर किडनी से कनेक्टेड होता है और किडनी से मूत्रवाहिनी या यूरेटर के द्वारा ये यूरिन को क्या करेगी, यहाँ पर स्टोर करेगी। और ये जो ओपनिंग है ये किसकी है, यूरिनरी ओपनिंग है। तो इसकी ओपनिंग अलग से, इसकी ओपनिंग अलग से। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है आपको फ्रंट व्यू ऐसे दिखाई दे रहा है और साइड व्यू इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और ये सीलोम है, ये देख हुआ है, जिसको हम सीलोम बोलते हैं। और यहाँ पर ये अंडाशय जो है वो इसके साथ है मिजो ओवेरियम के द्वारा या आंतर योजनी के द्वारा क्या होता है, उससे जुड़ा रहता है, क्योंकि ये आंतर वाला भाग है, आंतर योजनी से जुड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन के पास जुड़ा हुआ है। और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पाई जाती है किडनी, किडनी पाई जाती है। और किडनी से क्या होगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं वृक्क, और वृक्क से क्या होगी, यूरेटर, मूत्रवाहिनी जो होगी वो कहाँ मिलेगी, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर खुलेगी। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या बनेगा, ये ओपनिंग उसी बाहर निकल जाएगी और विजाइनल ओपनिंग अब अलग से निकलेगी। और ये एनएस है। तो यहाँ पर ये साइड व्यू दिखाई दे रहा है और ये फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही डायग्राम से हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ऑर्गन्स की अरेंजमेंट समझ सकते हैं, किस प्रकार ऑर्गन अपने आप को अरेंज रखते हैं और प्रत्येक के हमने काम देखे, काम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरी की स्ट्रक्चर समझेंगे, ओवरी की टीएस और एलएस समझेंगे, ओवरी में ओवम कैसे बनते हैं, उनके ऊपर कौन कौन से हार्मोन क्रिएट होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ओवरी का डेवलपमेंट और उसके अंदर पाए जाने वाले ओवम का जो परिवर्तन है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता है। एम्ब्रियो स्टेज में अलग होता है, उसके बाद प्यूबर्टी स्टेज में अलग होता है और फर्टिलाइजेशन स्टेज में अलग उसमें संरचनाएँ जो होती हैं पाई जाती है। तो हम उसको डिटेल में समझेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्शन की तरह नहीं कि बहुत ईजी तरीके से ये ओवम का निर्माण करता है। ओवम का निर्माण जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हार्मोन से बनने वाला प्रोसीजर है। तो हम उसको डिटेल में समझेंगे। बुक्स में बहुत कम देर का है, तो हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो कि उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे इस प्रकार ओवरी जो होती है वो ओवम का निर्माण करती है। तो आज जो था हमने सिर्फ स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पूरी ओवरी और उससे संबंधित हार्मोन को समझेंगे। धन्यवाद।